अगर आप एनपीएस में इन्वेस्ट करना चाहते हैं और ये जानना चाहते हैं कि एनपीएस में इन्वेस्ट करके आप कैसे अपने टैक्सेस कम कर सकते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। नमस्कार, मैं हूं प्रिया, स्वागत है आपका इन्वेस्टिंग डन राइट में। मैं हर वीक पर्सनल फाइनेंस पे 2 वीडियोस बनाती हूं, तो अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आपको मेरे वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आती रहेंगी। इस वीडियो से पहले भी मैं एनपीएस पे एक वीडियो बना चुकी हूँ, जहां पर मैंने एनपीएस के फीचर्स के बारे में बात की थी, एनपीएस होता क्या है और इसके अलावा आप एनपीएस में अकाउंट कैसे खुलवा सकते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एनपीएस में इन्वेस्ट करके आप कैसे अपने टैक्सेस कम कर सकते हैं, कौन कौन से सेक्शंस हैं और उनके अंडर में आप कितने तक के डिडक्शंस क्लेम कर सकते हैं। इसके अलावा हम एक कैलकुलेशन करके भी समझेंगे कि कितने तक टैक्स बेनिफिट्स आप उठा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। एनपीएस के अंडर में जब आप अकाउंट ओपन कराने के लिए जाएंगे तो वहां पे 2 टाइप के अकाउंट होते हैं, टीयर 1 अकाउंट, टीयर 2 अकाउंट। टीयर 1 अकाउंट जिसको हम पेंशन अकाउंट भी बोलते हैं, इसके अंडर में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो यहाँ पे 3 सेक्शंस के अंडर में आपको टैक्सेशन में बेनिफिट मिल जाता है। सेक्शन 80CC-D1, सेक्शन 80CC-D1B एंड सेक्शन 80CC-D2। सेक्शन 80C के अंडर में आप इन्वेस्ट करके एनपीएस में 1.5 लाख तक के अमाउंट पे टैक्सेशन में रिडक्शंस क्लेम कर सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत तरीके की स्कीम्स होती हैं जिसके अंडर में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको वो डिडक्शंस मिल जाएंगे, जैसे कि इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम्स हो गया, यूनिट लिंक सेविंग स्कीम, यूलिप्स हो गए, पीपीएफ हो गए, सुकन्या समृद्धि योजना हो गई। इसके अलावा भी बहुत सारी स्कीम्स हैं जिसके अंडर में आप इन्वेस्ट करके 80C के अंडर में 1.5 लाख तक के अमाउंट पे डिडक्शंस क्लेम कर सकते हैं। एनपीएस उसमें वन ऑफ द ऑप्शन है। अगर हम दूसरे सेक्शन की बात करें, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, सेक्शन 80CC-D1B। यहाँ पर अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको एडिशनल 50,000 रुपीज के अमाउंट पे डिडक्शंस मिल जाते हैं। और ये अमाउंट सुनने में कम लग रहा है, लेकिन एक्चुअली में इट कैन मेक अ बिग डिफरेंस इन योर पोर्टफोलियो। इमेजिन कीजिए कि अगर लेट्स से आप 30% के ब्रैकेट में आते हैं, हाईएस्ट टैक्स ब्रैकेट में आते हैं, और आप एनपीएस में एडिशनल 50,000 रुपीज इन्वेस्ट करते हैं इस सेक्शन के अंडर में, उस 50,000 रुपए पे आप सीधे 30% अमाउंट बचा सकते हैं, जो कि हो जाता है 15,000 रुपए। तो वो 15,000 रुपए अगर आप री इन्वेस्ट कर दें एनपीएस में, तो आपकी इन्वेस्टमेंट जर्नी में लॉन्ग टर्म में ये अच्छा खासा कॉर्पस क्रिएट कर सकती है। इनफैक्ट वो 15,000 बचा के आप और कोई भी काम कर सकते हैं। ऑब्वियसली अगर आप हाईएस्ट टैक्स ब्रैकेट में आ रहे हैं और एनपीएस में इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं, तो आप इस सेक्शन का लाभ उठा सकते हैं। इट कैन मेक अ ह्यूज डिफरेंस। थर्ड सेक्शन आता है एम्प्लॉयर्स के लिए, सेक्शन 80CC-D2। अगर आपका एम्प्लॉयर भी आपके बिहाफ पे एनपीएस में कंट्रीब्यूट करना चाहता है तो भी आप एडिशनल डिडक्शंस क्लेम कर सकते हैं। हर एक एम्प्लॉयर नहीं करते हैं, बहुत ही कम एम्प्लॉयर्स यहाँ पे कंट्रीब्यूशन करते हैं। इसके अंडर में 10% ऑफ बेसिक डीए पे आपको डिडक्शंस मिल जाते हैं। लेट्स से अगर आपका बेसिक प्लस डीए 9 लाख बनता है तो उस केस में आपको 90,000 रुपीज तक के डिडक्शंस मिल जाएंगे। अब हम टीयर 2 अकाउंट के बारे में बात कर लेते हैं। टीयर 1 अकाउंट जो होता है वो पेंशन अकाउंट है, टीयर 2 अकाउंट जो होता है वो वॉलंटरी अकाउंट होता है, और यहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट पर्पस से पैसा डालते हैं और उसे कभी भी निकाल सकते हैं। इट इज जस्ट लाइक अ म्यूचुअल फंड्स। लेकिन टीयर 2 अकाउंट खुलवाने के लिए आपके पास टीयर 1 अकाउंट होना चाहिए। अब टैक्स बेनिफिट की बात कर लेते हैं इन केस ऑफ पार्शियल विड्रॉल। मान लीजिए आपने एनपीएस में इन्वेस्ट किया और आपको मिडवे ऑफ योर जर्नी पैसों की रिक्वायरमेंट पड़ जाती है। वो रीजन कुछ भी हो सकता है। मान लीजिए आपको क्रिटिकल इलनेस हो जाती है, या आपके बच्चों के एजुकेशन के लिए पैसे चाहिए, या उनकी शादी कराने के लिए पैसे चाहिए, तो उस केस में आप पार्शियल विड्रॉल कर सकते हैं। यहाँ पे एक लिमिट होती है कि आप 25% से ज्यादा पार्शियल विड्रॉल नहीं कर सकते हैं, और आप मैक्सिमम 3 टाइम्स ही पार्शियल विड्रॉल कर सकते हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये जो अमाउंट आप निकालते हैं उस पे आपको कोई टैक्सेस पे नहीं करने पड़ते। अब हम टैक्स बेनिफिट की बात कर लेते हैं ऑन रिटर्न्स। एनपीएस एक मार्केट लिंक्ड इन्वेस्टमेंट प्लान है, और यहाँ पे जो रिटर्न्स मिलते हैं वो सब्जेक्ट टू टैक्सेशन होता है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि मैच्योरिटी के टाइम पे आपको जो अमाउंट मिलता है वो पूरा अमाउंट एज अ लमसम विड्रॉ नहीं करते हैं। आप कुछ पार्ट लमसम में लेते हैं और कुछ पार्ट आप इन टर्म्स ऑफ पेंशन लेते हैं। तो यहाँ पे एक लिमिट होती है कि अप टू 60% ऑफ दैट लमसम ओनली यू कैन विड्रॉ। एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आप रिटायरमेंट की एज में पहुंच जाते हैं जो कि है 60 इयर्स, और आपको एज अ लमसम आपका 20 लाख का कॉर्पस इकट्ठा हो जाता है। तो उस 20 लाख में आप 60% विड्रॉ कर सकते हैं, जो कि हो जाते हैं 12 लाख रुपीज, और उसका जो 40% मतलब 8 लाख रुपीज की आपको एन्युटीज बाय करनी पड़ेगी। एन्युटीज कुछ नहीं होते, इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स होते हैं। अगर हम उस 12 लाख पे टैक्सेस की बात करें कि क्या आपको उस पे टैक्सेस पे करने पड़ेंगे, क्योंकि ये मार्केट लिंक प्लान है तो आपको लॉन्ग टर्म में कुछ प्रॉफिट हुआ होगा, तो क्या आपको उस पे कोई कैपिटल गेन टैक्सेस पे करने पड़ेंगे? जी नहीं, आपको बिल्कुल भी टैक्सेस पे नहीं करने पड़ेंगे। उस लमसम पे आपको कोई टैक्सेस पे नहीं करने पड़ेंगे। ये लमसम एग्जेम्प्टेड होता है फ्रॉम टैक्सेस अंडर सेक्शन 10(12)(a)। अगर टैक्स बेनिफिट की बात करें ऑन द परचेस ऑफ एन्युटी, एन्युटी क्या होते हैं?
इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स होते हैं, जो 40% अमाउंट आपका बचता है उससे इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स खरीदे जाते हैं जिससे आपकी पेंशन फिक्स हो जाती है। तो उस 40% अमाउंट पे भी आपको कोई टैक्सेस पे नहीं करने पड़ते हैं, लेकिन हाँ, उस एन्युटी से जो आपको इनकम होगी, अगर आप टैक्स ब्रैकेट में फॉल करते हैं तो उस केस में आपको अपने टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्सेस पे करने पड़ेंगे। बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ एनपीएस है कि ये ट्रिपल ई की कैटेगरी में आता है, एग्जेम्प्ट एग्जेम्प्ट एग्जेम्प्ट। यहाँ पे जो आप कंट्रीब्यूट करते हैं फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पस, उस पे भी आपको कोई टैक्सेस पे नहीं करने पड़ेंगे। उस पे जो इंटरेस्ट एक्यूमुलेट होता है ओवर पीरियड ऑफ ईयर्स, उस पे भी आपको कोई टैक्सेस पे नहीं करने पड़ेंगे। और जब आप विड्रॉल के लिए जाते हैं, एग्जिट के लिए जाते हैं एनपीएस, तो भी आपको कोई टैक्सेस पे नहीं करने पड़ते। तो ये एक मेजर बेनिफिट्स हो जाता है, जिस वजह से एनपीएस एक बहुत ही अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है अगर आप रिटायरमेंट के लिए प्लानिंग करना चाहते हैं। अब एनपीएस के टैक्स बेनिफिट को एक एग्जांपल से समझने का कोशिश करते हैं। लेट्स से देयर इज अ पर्सन जिनका नाम है अजय और उनकी बेसिक सैलरी है 6 लाख रुपीस, उनका डीए है 3 लाख रुपीस। उन्होंने एटीसी के अंडर में डिडक्शंस क्लेम किए बाय इन्वेस्टिंग एनपीएस 1.5 लाख रुपए। उन्होंने एटीसीसीडी 1B के अंडर में 50,000 रुपीज एडिशनल इन्वेस्ट किए और उनका एम्प्लॉयर भी कंट्रीब्यूट करता है उनके बिहाफ पर, जो कि होता है 10% ऑफ बेसिक एंड डीए, तो वो हो जाते हैं 90,000 रुपीज। तो टोटल डिडक्शंस वो कितने क्लेम कर सकते हैं? 2.9 लाख रुपीज। वो हाईएस्ट टैक्स ब्रैकेट में पड़ते हैं विच इज 30%। तो 30% के ब्रैकेट में वो अप्रोक्सीमेटली बचा लेंगे 87,000 रुपीज बाय जस्ट इन्वेस्टिंग इन एनपीएस। तो एनपीएस एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है अगर आप टैक्स प्लानिंग करना चाहते हैं और रिटायरमेंट के लिए भी सेविंग करना चाहते हैं। एंड में आपको बस मैं यही कहना चाहूंगी कि एनपीएस में इन्वेस्टमेंट केवल टैक्स बेनिफिट के लिए नहीं होना चाहिए। अगर आप अपने रिटायरमेंट को सिक्योर करना चाहते हैं तो उस केस में आप एनपीएस को कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि एनपीएस के केस में सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि ये ट्रेडिशनल प्लान्स के ज्यादा जैसा नहीं है। आप यहाँ पर अपने हिसाब से रिस्क कैलकुलेट कर सकते हैं और मार्केट लिंक्ड रिटर्न्स भी उठा सकते हैं। आशा करती हूँ ये वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहा होगा। अगर आपको लगा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन पे क्लिक कर सकते हैं ताकि आपको मेरे वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशंस मिलती रहे। अगर आपके कोई भी सुझाव हो तो वो आप कमेंट बॉक्स में डालकर मुझे बता सकते हैं। मैं मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि मैं पर्सनल फाइनेंस पे एवरी वीक 2 वीडियोस बनाती हूँ। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको मेरे नए वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आती रहेगी।